हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल NCERT जिंदाबाद में। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, अमेरिका की क्रांति का ओवरऑल वीडियो, वो मैंने दूसरा इसलिए मेंशन कर दिया इधर क्योंकि वो ज़्यादा लंबी हो जाती वीडियो तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो पूरा का पूरा फैक्चुअल रहेगा। क्लियर है? यानी कि आपको जो भी नोट डाउन करना है, वैसे नोट डाउन तो आपको प्रीवियस वीडियो के जो भी मैंने बोला है वो सारी चीज़ अपने माइंड में नोट डाउन कर लेनी चाहिए, और ये वाली सारी अपने नोटबुक में। ठीक है, तो आइए गौर से देखिए इसको, समझ रहे, इसको गौर से देखिए, हो सकता है ये आपके किताब में हो, समझ रहे हो, तो उसको छोड़ना नहीं है, ये आपको भयभीत कर सकता है, समझ रहे। तो चलो आ जाओ, समझ रहे हो समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, आ जाओ। चलो अब देखो, चलो पूरा फैक्चुअल देख लेते हैं। जैसा कि आपने ये देख लिया होगा, थंबनेल में भी देख लिया होगा फैक्चुअल, जो भी अमेरिका क्रांति का सारा चीज़ आज देखेंगे हम। तो चलिए अपना एक नोटबुक और एक पेन लेके तैयार हो जाइए। ठीक है, हाँ तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात आती है कि अमेरिका की क्रांति कब हुई। तो जैसा कि मैं लिखा है 1776 से लेके 1783 तक ये इतना चला। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कब हुई तो 1776 में हुई। कब खत्म हुई तो 1783 में खत्म हुई। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे मतभेद हो जाता है, वो क्यों हो जाता है मैं आपको बताऊं। जो अमेरिका का संविधान है, तो कुछ लोग अमेरिका के संविधान का एक टॉपिक नहीं जोड़ते हैं, जो लास्ट का संशोधन है 10 वो तो नहीं जोड़ते हैं, तो उसमें नहीं जोड़ते। ठीक है, जोड़ देते तो वो इसमें जोड़ देते। तो यहाँ पे ज़्यादा मतभेद नहीं करना है तुमको, क्योंकि डेट बहुत कम याद रखनी है। डेट हमेशा ये याद आती है कि कब हुई, ये कभी नहीं आता कब समाप्त हुई। ये आ सकता है कब कितने दिन चली। और हाँ, अगर ये आया ना, ये अगर ये ऑप्शन हो तो आप इसी को टिक मारना, गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। क्लियर है? तो आइए आगे। तो कब हुआ अमेरिका की क्रांति, कब हुई तो 1776 में हुई। कब तक चली? 1783 तक चली। कहाँ हुई थी दोस्तों? तो हुई थी ये नॉर्थ अमेरिका। मैंने याद करो, मैंने पढ़ाया था कल आपको, नॉर्थ अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे विद कनाडा, उसमें हुई थी। अब कनाडा हमने क्यों जोड़ लिया? क्योंकि बाद में तो वो भी आ गया था ना, तो पूरे को पूरे 13 उपनिवेश हो गए थे। ठीक है, अब किन किन के बीच हुई थी तो देखो, हाँ नॉर्थ अमेरिका ये हो गया 13 उपनिवेश। अब देखो कौन किया, यानी किस किस के बीच हुई, किसने किया ये क्रांति। तो जो अमेरिकन थे, अमेरिकन ने की थी। ठीक है, किसके विरुद्ध की थी? ब्रिटिश के विरुद्ध की थी। कितने साल चला? 7 साल। अब बात आती अमेरिकन। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा अमेरिकन ने करी थी, तो यार अमेरिका में 3 तरह के लोग रहते हैं, ब्लैक, वाइट और रेड। किसने करी थी उसमें से? तो मैं आपको बता दूं, ये तीनों ने करी थी, रेड, वाइट, ब्लैक। रेड कौन थे? वहाँ के मूल निवासी थे। वाइट कौन थे? जो ब्रिटेन से आए थे, उन्होंने अपने भेजे थे, जिन्हें हम यूरोपीय सेटलर भी बोलते हैं, वाइट सेटलर भी बोलते हैं। और ब्लैक वो थे जो इन लोगों ने जो 150 वर्षों के दौरान अपनी प्रगति की थी, उसके आधार पर इनको ब्लैक्स को अफ्रीका से बुलाया गया था मजदूरी करने के लिए। क्लियर है? तीनों लोग क्लियर हो गए। अमेरिका में तीनों लोग हैं, रेड, वाइट, ब्लैक। तो उन लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध किया था, क्रांति करी थी। ठीक है, तो अगर हम देखो, अगर देखें ना, तो हम कह सकते हैं ये जो क्रांति हुई है भाई भाई में हुई है, वाइट वाइट में हुई है, इंग्लिश इंग्लिश में हुई है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर इसमें योगदान जो था वो वाइट्स का ही था। ठीक है ना, वही चाहते थे कि हमारा देश बने, ये अलग हो, ये सिस्टम है। तो ये भी तुमने देखा होगा, अमेरिका में आज भी कहीं ना कहीं ब्लैक, वाइट और रेड में अभी भी थोड़ा बहुत वो चलता रहता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ कास्टेज में है, वहाँ पे थोड़ा रंग को लेके है ड्रामा। ठीक है, तो खैर हमें इस चीज़ों में नहीं पढ़ना है, ये हो गया। उसके बाद होता है कि किसके विरुद्ध हुआ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ब्रिटिश मैंने लिख दिया है, तो मैं आपको वैसे भी अगर अलग से बताना चाहूँ तो सिंपल सी बात है, ब्रिटिश सरकार जो थी, वहाँ का राजा था, उसी के खिलाफ हुई थी। किसने किया था? अमेरिका के लोगों ने किया था। ठीक है, अब बात आती है कि महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हुई। तो इसमें महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं 4 प्रकार की थी दोस्तों, समझ रहे हो? तो जो महत्वपूर्ण घटना थी 4 प्रकार थी। सबसे पहला है वो है, चलो इसको पहले मिटा दूं मैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब बात आती है, ये जो सारी चीज़ हो गई थी मैंने मिटा दी है। ठीक है, कब, कहाँ, कौन किया, ठीक है, सारी चीज़ मिट गई हैं। अब बात आती है महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हुई थी, कैसे हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, तो देखो सबसे जो जो था ओवरऑल जो था डीप जो था, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया, उसमें जाकर आप देख लीजिए। इसमें क्या, देखो 7 वर्षों का युद्ध हुआ था। कब तक चला? 1776 से लेके 1783 तक चला। अब सिंपल सी बात है, देखो कभी भी चीज़ें रटनी नहीं है। ठीक है ना, चीज़ें रटनी नहीं है। होता क्या है, जैसे 7 वर्षों का युद्ध हुआ इतना, तो आपको अगर ये पता है ना, उसके बाद ये सब नीचे हो जाएंगे। देखो जब 1776 से लेकर 1783 तक चला, इसका मतलब जो लास्ट जो डेट है, जो संधि होती है, संधि कब होती है? संधि पे जाके युद्ध खत्म होते हैं। तो जब पेरिस की संधि हुई होगी तभी तो 7 वर्षों का युद्ध खत्म हुआ होगा। तो देखना क्या है हमें, इनका जो लास्ट डेट है 1783,
उसी दिन को हुई होगी संधि, ठीक है। तो पेरिस की संधि कब हुई? 1783। तो 1783 को जो पेरिस की संधि उसी दिन क्या हुआ? यूएसए का जन्म हो गया। तो जो यूएसए का जन्म हो गया कितने को? उसी तारीख को, 1783 को। अब बात आती है 1783 को यूएसए का जन्म हो गया तो फिर संविधान बना होगा, उसी दिन स्टार्ट हुआ होगा। तो अगर बनने में कुछ भी दिन लगे होंगे तो फिर देखो अब, यानी कि 1783 है, ये 1987, तो सोच लो कितनी साल लगी। लेकिन संविधान सभा का माइंड में आ गया होगा इसी दिन, संविधान भी बनाना ये भी माइंड में आ गया होगा इसी दिन। एक दिन ऐसा हुआ होगा जिस दिन स्टार्ट करा होगा, और जो संविधान जो बन गया वो तारीख 1987। इतना फैक्ट समझ में आया? तो कोई भी अगर डाउट हो, हाँ सबसे पहली बात मैं बताना भूल गया, जो अजय सर थे, अजय सर बता रहे थे और शायद हो सकता है वो भी आपको वीडियो में बताएं। कुछ बच्चे उनको डायरेक्ट मैसेज करके डाउट पूछ रहे हैं, तो ऐसा ना करें। टेलीग्राम पे हमने ग्रुप बना दिया है आप लोगों के लिए, जितने भी डाउट्स हैं, जैसे भी डाउट्स हैं, टेलीग्राम पे जाके करिए एनसीईआरटी जिंदाबाद के नाम से। और फिर अगर नहीं मिलता है ढूंढने पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे ग्रुप्स का लिंक दे दिया गया, उसमें जाके आप देख लीजिए। क्लियर है? तो ये क्लियर हो गए। 7 वर्षों का युद्ध हुआ, पेरिस की संधि से खत्म हुआ, यूएसए का जन्म हुआ, फिर यूएसए का संविधान बना है। ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि आगे कैसे और क्यों में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, ये मिटाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है कैसे और क्यों, ठीक है, और उसके बाद है अमेरिकी संविधान। तो मैं चाहता हूँ ये चीज़ मिटा दीजिए क्योंकि ये थोड़ा और लग रहा है, उसके बाद ये बचेगा तो मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। क्लियर है? तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब ये मैंने ऐसे छोटे में लिख दिया है। क्लियर? अब देखो कैसे और क्यों। तो हुआ क्या था एक्चुअली, जो मैंने पिछले में अभी आपको 4 घटना बता दी, उसके बाद क्या 4 घटना को हम विस्तृत रूप से देखते हैं। जो हमारा 150 वर्षों का जो समय था जब वाइट आए यहाँ पे सेटल हुए, उन्होंने कैसे प्रगति की, ठीक है ना, वो चीज़ है। तो जैसे ही वाइट्स यहाँ पे आए, उन्होंने रेड इंडियंस को मारा, कुछ जो बच गए वो पहाड़ों की तरफ चले गए, पश्चिम की ओर चले गए। क्लियर है? उसके बाद क्या हुआ, देखो इन्होंने क्या क्या किया वाइट लोगों ने। सबसे पहला, ये सारी चीज़ें तुम्हें नोट डाउन कर लेनी है, मैंने बहुत कम फैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और वो सारे तुम्हें नोट डाउन कर लेना है। तो फर्स्ट है जो 1600 से लेकर 1750 में इन्होंने क्या क्या किया, कितनी प्रगति करी और कैसे कैसे प्रगति करी, उसको देखना। तो पहला था, इन्होंने क्या किया, अफ्रीका से ब्लैक आयात किए। आयात का मतलब वहाँ से ब्लैक मंगाए। क्यों मंगाए? इनसे मजदूरी कराने के लिए। ठीक है, तो ब्लैक्स आ गए यहाँ पे। अब हो गए 3 लोग, वाइट, रेड, ब्लैक। क्लियर? अब दूसरी बात आती है, फिर उन्होंने और क्या क्या किया, इन्होंने कृषि उद्योग भी करवाया। इनसे करवाया कृषि उद्योग, यहाँ के जो कुछ और थे जो जो कृषि कर सकते थे उनसे कृषि कराया, क्योंकि खुद तो नहीं कर पाते थे, जो कर पाते थे उन्होंने भी कृषि किया। उसके बाद क्या हुआ, व्यापार जो बढ़ा, व्यापार बढ़ा आगे, व्यापार की जो कह सकते हैं आप वॉल्यूम था उसका, वो थोड़ा बढ़ा। ठीक है, उसका प्रसार हुआ, और ऐसी तमाम चीज़ें जो मतलब व्यापारिक तौर पे थी वो चीज़ें बढ़ी। फिर क्या हुआ, नगरीयकरण हुआ। वहाँ पे जब नगरीयकरण हो गया तो सभ्यता आई, नगरीय हुई, नगरीय सभ्यता आई। उसके बाद वहाँ का जो मध्य वर्ग था, जैसे एक तो हो गया हाईएस्ट, जो नौकर पेशा हैं, नौकरशाही में हैं, सेना में भी हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं लोअर जो कृषि उद्योग वगैरह करते हैं, कृषक हैं। लेकिन एक बीच के होते हैं, जैसे दुकान हुई किसी की, ठीक है ना, छोटी मोटा उद्योग है, कुटीर उद्योग टाइप का, तो वो आ जाते हैं मध्य वर्ग में। ठीक है, तो उनका विकास हुआ यहाँ पे। यानी कि वो भी ऐसे थे कि अगर शाम को अगर काम नहीं लगे या फिर सुबह काम नहीं लगे तो शाम को चूल्हा जल जाता था। ठीक है ना, ऐसे थे, यानी कि उनका भी मध्य वर्ग का विकास हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी, इसी जो 150 वर्ष हैं, इन्हीं जो भी हुआ ना, ये समझ लो जो भी क्रांति हुई है इनमें मैटर रखती है सबसे ज़्यादा। तो फिर क्या हुआ, एकता की भावना बढ़ी भाई, पैसा हुआ, सशक्त हुए थोड़े, सभ्यता आई, नगरीय सभ्यता आई, ठीक है ना, व्यापार बढ़ा, तो थोड़ी एकता की भावना आई कि भाई ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग नहीं, एकता बढ़ी। ठीक है, राष्ट्रीयता, उन्होंने ये भी देखा, उनमें ये भी भावना आई, भाई ये देश है, इसमें देश में हम रह रहे हैं, तो ये देश भी तो हमारा है, क्यों ना इस पर पूरा अधिकार हमारा होना चाहिए, हम क्यों दूसरे पे इस पे अधिकार जमाए हुए हैं फालतू में, क्यों दबाव डाला हुआ है कोई दूसरा। ये अमेरिकी बंधुत्व, फिर क्या हुआ, इनमें रेड ब्लैक वाइट्स, इनका भेदभाव हुआ थोड़ा कम। बहुत सारे विचारक आए, विचारकों से ये प्रभावित थे। विचारकों के ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, यहाँ पे मेंशन करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं अलग से बना दूंगा उनके लिए। जैसे बहुत सारे हैं, मैं बता देता हूँ, फ्रैंकलिन बेंजामिन, वो भी एक विचारक ही थे। ठीक है, रूसो हुए, लॉक हुए, कुंट हुए, ये सारे के सारे यही हैं। ठीक है, विचारक इनके बारे में अलग से बना दूंगा जो कि आप उनको देख लेना। क्लियर है? तो हुआ क्या, देखो राष्ट्रीयता, अमेरिकी बंधुत्व, ये चीज़ बढ़ा। अमेरिकी बंधुत्व बढ़ेगा तो हर व्यक्ति के अंदर ये नहीं होगा कि ये रेड है ये वाइट है, हर व्यक्ति के अंदर ये होगा ये अमेरिकी है, मेरा भाई है,
अगर दूसरा कोई होगा तो, जैसे मान लो मैं हूँ, मेरे 3 भाई हैं, ब्लैक, वाइट, ये रेड, ठीक है। अगर अभी हम आपस में तो हम कर सकते हैं, तू ब्लैक है, तू वाइट है, मैं रेड हूँ, ऐसे मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब बाहर का कोई हम पे अटैक करेगा तो हम कहेंगे ओए हेलो वी आर अमेरिकन्स, हम ये कहेंगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। तो हुआ का फिर ये चीज़ बड़ी, यहाँ तक आ गई बात। जब यहाँ तक आ रहे तो समझ लो एक देश बनने का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ, प्रबोधन का प्रसार हुआ। प्रबोधन का मतलब यही राष्ट्रीयता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, जितनी भी अच्छी बात होती है सब कुछ है प्रबोधन में। मैं इसके लिए आपको अलग से बना दूंगा एक वीडियो, ठीक है। तो देखो इसका प्रसार हुआ। प्रसार क्यों हुआ, क्योंकि जो यूरोप से जो लोग आए थे, ब्रिटेन से जो लोग आए थे, वो ऑलरेडी प्रबोधन से प्रभावित थे। क्योंकि जितने भी विचारक थे उनसे बहुत जल्दी ब्रिटेन में प्रभावित होते थे, लोग पढ़े लिखे थे ज़्यादातर, ठीक है। तो वो प्रभावित थे सबसे, तो यहाँ पे प्रबोधन का प्रसार हुआ। क्लियर। अब बात आती है एफ, यानी कि इंग्लैंड वर्सेस अमेरिकी हितों का टकराव। हुआ क्या था एक्चुअली, जब फ्रांस से जीत गया था ब्रिटेन, तो उसके बाद क्या हुआ देखो, जो और हमेशा से ही एक बात रहती है, जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, मुझे भी ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, दूसरा कोई व्यक्ति उसे भी ज़रूरत है उसी चीज़ की, जैसे मुझे ज़रूरत है उसी को उसी की ज़रूरत है। हुआ क्या, तो फिर मैं उसको लेना चाहूँगा, वो भी उसको लेना चाहेगा, मिलेगा एक ही को या फिर बटेगा। या तो समृद्धि वो क्या बोलते हैं, सम्मत ये हो जाए कि भाई चलो ठीक है, आधा मैं ले लूँगा, आधा तुम ले लो, तो हो जाएगा। अगर नहीं होता कि नहीं मुझे ही पूरा चाहिए, वो भी बोले नहीं मुझे भी पूरा चाहिए, तो हितों का टकराव होगा ना। ऐसे ही कुछ हित यहाँ पे भी थे। जैसे बाजार, ब्रिटेन जो था वो अमेरिका पे जो अधिकार रखा था उन्होंने, उसका एक कारण ये भी था कि उसे वो यहाँ का बाजार चाहिए था। वो अपनी बनाता था, अपने यहाँ की क्या बोलते हैं वस्तुओं बना के यहाँ पे निर्यात करता था, यहाँ के लोग खरीदते थे, क्योंकि चीज़ बहुत अच्छी होती थी, क्वालिटी अच्छी होती थी और सस्ती होया करती थी। क्लियर है। तो फिर आगे देखो, जब ये हितों का टकराव हुआ, उसने बोला नहीं मैं लूँगा, उसने बोला नहीं मैं लूँगा, तो भाई बाजार हितों का टकराव हुआ। उसने कहा मैं बाजार पे कब्जा करूँगा, उसने बोला मैं बाजार पे कब्जा करूँगा। तो एक मुद्दा ये बना। दूसरा नेविगेशन, इसने बोला कि जहाज जो थे, होता क्या था, जो जो अमेरिका के लोग थे, अमेरिका के लोग जब जहाज़ों से जाया करते थे तो इन्हें महंगे मिलते थे ब्रिटेन के जहाज़। तो और जो और कहीं के जो देश होते थे वहाँ पे अगर जहाज लेके जाते तो सस्ते मिलते थे। तो इन्होंने ये बोला भाई ऐसा है, हम तुम्हारे जहाज क्यों लें किराए पे, हम किराए पे नहीं लेते तुम्हारे जहाज, हम तो दूसरे का जहाज ले लेंगे किराए पे, चले जाएंगे, वो उसका सस्ता मिल रहा है। तो ये बाध्यता करते थे कि नहीं तुम्हें हमारे ही से जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। तो यहाँ पे इस एक ये हित था। दूसरा टंग्स, टंग्स का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। दूसरा साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, ब्रिटेन चाहता था ये सारा साम्राज्य मुझे मिले, और यूएसए वाले चाहते थे नहीं अब यूएसए एक स्वतंत्र देश बनेगा, हमारी तरह बनेगा, ठीक है ना, हमारा स्वतंत्र देश हमारी तरह चलेगा, हम पर कर्ज होंगे आरोपित तो हम लगाएंगे, हम पे करेंगे, तो लगाने वाला भी हमारा होना चाहिए, विधान जो भी होंगे हमारे होने चाहिए, ये कहने लग गए, ठीक है। अब इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या थी, तो पृष्ठभूमि सारी की सारी वही थी, स्वतंत्रता और समानता की भावना। समझ में आया। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही है तो फिर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। और देखो फिर भी मैं एक बार इसको पूरा ओवरऑल रिवाइज करा देता हूँ। 150 वर्षों के दौरान क्या हुआ था और उसका एक पृष्ठभूमि में क्यों और कैसे क्यों हुआ था। क्योंकि 150 वर्षों के दौरान 1600 से लेकर 1750 तक यूरोपीय लोगों ने क्या प्रगति करी। तो जैसे ही जो रेड इंडियंस थे उनको मार भगाया था, जो बचे हुए थे वो जाके क्या बोलते हैं पहाड़ों पे जाके बस गए थे, अमेरिका के पश्चिमी भाग में जाके बस गए थे। क्लियर। तो जो ब्लैक्स थे, ब्लैक्स को इन्होंने आयात किया, कृषि उद्योग व्यापार आदि को बढ़ाया, नगरीकरण को बढ़ाया, मध्य वर्ग का विकास हुआ, एकता, राष्ट्रीयता, अमेरिकी बंधुत्व का विकास हुआ, प्रबोधन का प्रसार हुआ, क्योंकि भाई वो सारे लोग पहले से ही प्रबोधन से प्रभावित थे। इंग्लैंड वर्सेस अमेरिकी हितों का टकराव हुआ, बाजार, नेविगेशन और टंग, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, पृष्ठभूमि क्या थी उनकी, स्वतंत्रता, समानता की भावना, ये सारे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। हाँ दोस्तों, ठीक है। तो अब देखो, अब जो अगला टॉपिक था 150 वर्षों के दौरान जो घटना हुई, हितों का टकराव हुआ, उसके बाद जैसे हितों का टकराव हुआ उनके बाद क्या हुआ, एक सभा बुलाई गई 1754 में अल्बेनी कांग्रेस नाम से, ठीक है। अल्बेनी कांग्रेस नाम से सभा इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि बहुत सारे हित ऐसे थे जिनका टकराव हो रहा था, जैसे बाजार हुआ, व्यापार, बाजार व्यापार, ठीक है। जैसा कि मैंने पीछे लिखा था नेविगेशन, टंग्स वगैरह वगैरह जितनी भी थी वो आप देख लेना, बार बार कहने से टाइम बर्बाद होता है। तो देखो उन सारी चीज़ों का समस्याओं का सॉल्व करने के लिए एक सभा बुलाई गई 1754 में, जिसका नाम है अल्बेनी कांग्रेस, ठीक है। इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे वहाँ के जाने माने जो नेता थे उस वक्त के, फ्रैंकलिन बेंजामिन, ठीक है। ये एक राइटर भी थे, एक विचारक भी थे, ठीक है। तो
और इस सभा में इन्होंने आमंत्रित किया था वहाँ के जितने भी राज्य थे, जितने भी उपनिवेश थे, वहाँ के जितने भी राज्य थे, वहाँ सभी राज्यों के विधानसभा होती है ना, हर राज्य में विधानसभा होती है, हर राज्य के जो विधानसभा के प्रतिनिधि थे उनको आमंत्रित किया कि आप आइए, हमारी बात सुनिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो और मैं आपको बताऊंगा और हुआ क्या था, इसका परिणाम क्या निकला। तो देखो प्रस्ताव क्या था, इस सभा का जो प्रस्ताव था, प्रस्ताव ये था कि संघ का निर्माण होना है, संघ का निर्माण करने का कैसे करना कैसे नहीं करना, इस बात पे चर्चा करेंगे, और जिससे होगा क्या, हम समृद्ध होंगे, हम सशक्त होंगे। ठीक है, ये चीज़ थी। उसके बाद इसका परिणाम क्या निकला, परिणाम ये था कामयाबी तो इसमें नहीं मिली, लेकिन क्रांति का एक पृष्ठभूमि जरूर तैयार हो चुकी थी। ठीक है ना। अब देखो ये कामयाब क्यों नहीं रही, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने जो आमंत्रित किया था ना सभी राज्यों की विधानसभा के सभी प्रतिनिधियों को, वह एक्चुअली ये था, आमंत्रित तो इन्होंने किया था सब प्रतिनिधियों को, लेकिन आए नहीं थे। जो नहीं आए थे वो नहीं आए थे जो जैसे कनाडा पे फ्रांस का कब्जा था। क्लियर है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी और अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था। तो जैसे फ्रांस पे जो कब्जा था, फ्रांस का जो कब्जा था सॉरी कनाडा पे, तो कनाडा पे जो जितने प्रतिनिधि थे वो नहीं आए। उन्होंने ये बोला कि देखिएगा, अगर हम संघ का निर्माण कर लेंगे, हम आज़ाद हो जाएंगे, तो कल को फ्रांस हम पे अटैक कर देगा। ठीक है, हम पे अटैक कर देगा, हमको ज़रूरत पड़ेगी सेना की, हम कहाँ से लेके आएंगे, इतने तो सशक्त हैं नहीं हम, फ्रांस से टक्कर ले लें, तब हमें ज़रूरत पड़ेगी ब्रिटेन की। समझ में आया, तो ब्रिटेन तो हमारे पास नहीं होगा ना। तो उन्होंने ये बोला कि अगर हमें जब दबाव में ही रहना है फ्रांस के में, तो क्यों ना फिर हम अपने आदमी के में रहें, हम अपने वाइट के में रह लेंगे, हम ब्रिटेन के दबाव में रह लेंगे, भाई हमें इनके पे नहीं रहेंगे, सीधी सी बात ये है। और ये तो वैसे भी हमेशा हमलावर रहता है, कब हमला कर दे ये तो हमें भी नहीं पता। इन्होंने ये बात बोली। ठीक है, तो फिर इसका क्या हुआ, ये वाली जो सभा है इसको नाकामयाबी मिली। ठीक है, यानी कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन एक कामयाबी ये जरूर मिली कि क्रांति की इसने पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। ठीक है दोस्तों, तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो मैं अब आगे चलता हूँ। ठीक है, आगे का टॉपिक क्लियर करता हूँ। इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, इसके बाद होता है पूरा जो 7 वर्षीय युद्ध होता है ना, इनको लेके, मतलब जब नरम बढ़ती है भाई, तो जब इन्होंने जो बोला था ना, प्रतिनिधियों ने जो बोला था कि फ्रांस का ये है जो भाई हम पे हमलावर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हमलावर रहते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो हमला करने की सोचते रहते हैं। तो जब सोचते रहते वो अनुमान लगा रहे थे, और जो अनुमान लगा रहे थे वो क्लियर हो गया था, यानी कि वो हमला करने वाले थे। तो इधर ब्रिटेन से कह दिया, ब्रिटेन भी हमला करने वाला था। तो ब्रिटेन और फ्रांस में दोनों में होता है अब युद्ध, 7 वर्षीय युद्ध। ठीक है, तो क्यों होता है, कैसे होता है, वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विद फैक्ट। ठीक है दोस्तों, अब आता है उसका अगला स्टेप, 7 वर्षीय युद्ध। ठीक है, अब जो 7 वर्षीय युद्ध हुआ, तो 17 कब हुआ था, ये सबसे पहली बात होता है कब हुआ। तो 1756 से लेकर 1763 तक चला, यानी कि कब हुआ, 1756 में। कौन किया, यानी कि किसने किया था ये, तो देखो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था ये वाला युद्ध। क्लियर है, इंग्लैंड और फ्रांस, यानी कि अब कहाँ पे हुआ था, तो जो 13 उपनिवेश में जो शासित इंग्लैंड था, ठीक है, और एक इलाका यानी जो कनाडा का एक इलाका था, कनाडा पे जो शासित फ्रांस था, उन दोनों सरकारों में हुई थी टक्कर, यानी कि युद्ध हुआ था। कितने साल चला, 7 साल। क्लियर हुआ, किस किस में हुआ, यानी 13 उपनिवेशों में शासित इंग्लैंड और कनाडा पर शासित फ्रांस, दोनों के बीच में ये युद्ध चला। ठीक है, अब देखो, यानी कि अगर हम दोनों को संयुक्त रूप से बोलें तो क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका में ये हुआ था, यानी कहाँ हुआ, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, अगर ज़्यादा डीप जाए तो ये बता देंगे। क्लियर, अब बात आती है इसका परिणाम क्या निकला। भाई परिणाम बाद में, पहले क्यों देख लेते, क्यों हुआ था ये। तो क्यों हुआ था, क्योंकि साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी, जैसे मैंने आपको कई बार बता चुका है ये चीज़ें, कि देखो कनाडा चाहता था, मतलब फ्रांस चाहता था कि मुझे कनाडा पूरा मिल जाए, ब्रिटेन चाहता था कि ये कनाडा भी मुझे मिल जाए। ठीक है, ये दोनों साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी। 7 साल युद्ध चला, उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस अंततः हार गया और ब्रिटेन को कनाडा मिल गया। ठीक है, ये हुआ इसका परिणाम। तो पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, अब हम चलते हैं आगे की ओर। ओके, इस युद्ध के बाद क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए। ठीक है दोस्तों, अभी हो गया। अब देखो 7 वर्षीय युद्ध हमने पढ़ लिया, कब, कहाँ, कैसे, क्यों हुआ, सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब देखो बात होती है उसका प्रभाव क्या रहा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उस जो 7 वर्षीय युद्ध हुआ था ना, सबसे ज़्यादा उसी का जो प्रभाव रहेगा ना, वो ही पूरी क्रांति को रच देगा। देखना कैसे। ठीक है, आइए इंजॉय से पढ़ते हैं। देखो 7 वर्षीय युद्ध का प्रभाव क्या हुआ। सबसे पहले जो ब्रिटेन था, उन्होंने कहा आप क्या है, अमेरिका अपना, अपने बाप का, कुछ भी करो। उन्होंने क्या, करों का आरोपण करना स्टार्ट कर दिया। भाई करों का आरोपण किया, जो जायज़ है वो भी करे, नहीं है तो वो भी जायज़ करे। शुगर एक्ट पे कर दिया भाई। 1764 में आएगा शुगर एक्ट, 1765 में आया स्टाम्प एक्ट। ये बाह्य करता है, ये आंतरिक करता है। आंतरिक कर पहली दफा लगा, प्रॉब्लम हुई सब लोग को।
तो प्रॉब्लम क्या थी, इन्होंने बोला भाई अब हमें कर नहीं चाहिए, तुम कितने भी कर लगाओ, हमें ये कर नाम का वर्ड ही नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए तुमसे। अब हम कर उसको देंगे, समझ रहे हो, अब हम कर देंगे तो, लेकिन अब हम आपको नहीं देंगे, अब हम कर उसको देंगे जो हमारा प्रतिनिधि होगा। ठीक है, अब इसको भी टॉपिक में आगे क्लियर करूंगा प्रतिनिधित्व का क्या मतलब था। मैं पहले थोड़ा और बढ़ दूं कि ये आया कि इन्होंने आरोपण क्यों किया। भाई देखो, करों का आरोपण कोई भी सरकार देश पे तब करती है जब उस पर आर्थिक संकट हो, सैन्य शक्ति कम हो जाए तो उसको बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत हो, और कुछ महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। ठीक है, तो जैसे देखो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम, यानी युद्ध के बाद जो आर्थिक संकट आया उसकी वजह से करों का आरोपण हुआ। लॉ ऑफ इफिशिएंसी कम थी। अच्छा हाँ देखो, और सबसे पहली बात, जैसे ब्रिटेन की जो पहले की नीतियां थी वो यूएसए पे बहुत कम प्रभावी थी। आप एक बात बताओ, आप पे 10 कानून चल रहे हैं और वो प्रभावी रूप से लागू नहीं है, ऐसे ही हैं, बस लगा दिए हैं, तो आपको क्या फर्क पड़ने वाला है। जब मुझ पे कोई भी लॉ लगे हुए हैं, कोई भी कानून है हमारे ऊपर, लेकिन लागू ही नहीं है, तो मुझे क्यों फर्क पड़ेगा। लेकिन जब वो 10 कानून एकदम लागू कर दिए जाएं तो प्रॉब्लम होगी कि अरे यार ये चीज़ थी क्या। एक्चुअली प्रॉब्लम यही हुआ था यूएसए में, इनके ऊपर पहले से जो नीतियां चल रही थी वो कभी लागू ही नहीं हुई सकती से, लेकिन जब ब्रिटेन ने इसको पूरा अपने हाथ में ले लिया तो इन्होंने जो पिछली जितनी भी नीतियां थी सबको एकदम से लागू किया, तो उसका प्रभाव पड़ा। तीसरा जो बहुत बड़ी है कि राजा की महत्वाकांक्षा, राजा की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई थी, वो ये कह रहा था अब तो सब चीज़ मेरा है, अब तो मैं इस पर कर लगाऊंगा, बाजार मेरा, सब कुछ मेरा। ठीक है, इसलिए उसने करों का आरोपण किया। 3 ये चीज़ें हैं क्यों किया। अब बात आती है इसका परिणाम क्या निकला। भाई इतना सब कुछ हो गया तो स्टाम्प एक्ट के विरोध में, स्टाम्प एक्ट के विरोध में, नॉट शुगर एक्ट। शुगर एक्ट तो नॉर्मल मान लीजिए, चलो कोई नहीं बाय करा है वो तो, लेकिन इन्होंने बोला स्टाम्प एक्ट जो है ना उसके विरोध में यूएसए के लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही। अब देखो वो देखते हैं। स्टाम्प एक्ट कब आया 1765, शुगर एक्ट कब आया 1764। ठीक है, ये क्या है, जब कर लगाए गए तो उसके अधीन है दोनों चीजें। ठीक है, और ये पूरा टॉपिक किसके अधीन है, 7 वर्षीय युद्ध का प्रभाव, उसका पहला टॉपिक है ए। क्लियर। अब देखो इनकी प्रतिक्रिया क्या रही। साउथ जो स्टाम्प एक्ट है, सॉरी मैं साउथ बोल रहा हूँ, स्टाम्प एक्ट के विरोध में यूएसए के जो लोग थे वहाँ के, उनकी प्रतिक्रिया क्या रही। तो देखो सबसे पहला उन्होंने क्या किया, स्टाम्प एक्ट को जलाया। ठीक है, उन्होंने कहा स्टाम्प एक्ट को हम जाने दे रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार किया, उन्होंने कहा हमें ब्रिटिश वस्तुएं नहीं चाहिए, हम अपनी खुद की बना लेंगे, ले जाओ अपने। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक लाइन लिखी, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। इसका मतलब समझो क्या, ये ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। इन्होंने ये बोला देखो हम कर देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब हम कर उनको देंगे जो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 चीजें थी। ब्रिटेन ये सोच रहा था कि ये कर से कर को लेके दिक्कत है इनको, लेकिन यूएसए का जो ज्यादा मतलब मैटर था, जो एक्चुअली प्रॉब्लम थी वो ये थी, इन्हें उनके कर लगाने के अधिकार से प्रॉब्लम थी। ये समझो, इन्हें कर से प्रॉब्लम नहीं थी, इन्हें कर लगाने के अधिकार से प्रॉब्लम थी। ब्रिटेन ये सोच रहा था चलो ठीक है हम कर हटा लेंगे तो बात सॉल्व हो जाएगी, लेकिन यूएसए वाले ये कह रहे थे सिर्फ कर हटा लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपको ये कर लगाने का अधिकार ही समाप्त करना पड़ेगा। आप होते कौन है जो हम पे कर लगाएंगे, इनका कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो इन्होंने बोला प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं, अब हम कर उसको देंगे जो हमारी संसद से बनेगा, हमारी संसद हम पे कुछ भी लागू करे हम देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इनके माइंड में एक वर्ड आ गया संसद, मतलब अब हमारा प्रतिनिधि हमारे द्वारा चुना गया होगा, हम पे कर वो आरोपण करेगा और जो भी हम कर देंगे वो हमारे देश में लगेगा। क्रांति ज्वार हो रहा है ना, इस तरीके से देखो। अब देखो इसी वजह से इन्होंने फिर एक सभा बुलाई। सभा में क्या किया, इन्होंने बोला अपने प्रस्ताव के भाई स्टाम्प एक्ट वापस लो, पिछली नीतियां जितनी भी लगी हुई हैं, मतलब इन्हें तो पता भी नहीं था ना पिछली नीतियां क्या क्या हैं, लेकिन जब लागू हुई तब पता पड़ा। इन्होंने बोला स्टाम्प एक्ट वापस लो, जो नीतियां लगाई हैं तुमने पीछे से ये सब वापस लो। ठीक है, और लेकिन हुआ क्या, एक्चुअली इन्होंने कुछ भी नहीं करा। इतने सभा बुलाई, इतना कुछ करा, ब्रिटेन वालों को कोई कान पे जू नहीं रंगी। ठीक है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, उसे तो पता है ना मेरे बाप का मेरे का क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। तो देखो उन्होंने क्या किया, वहाँ के राजा ने जॉन द्वितीय था, उन्होंने क्या किया, इन्होंने देखो पीएम ग्रेनविले, इनका ये पीएम था, पीएम ग्रेनविले को भेजा। उन्होंने बोला जाओ। एक्चुअली होना क्या चाहिए था, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें देख के अगर आप भी होते वहाँ के राजा तो क्या करते, अच्छा यानी इतना ज्वार हो रहा है तुम्हें क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत नरमी से पेश आना चाहिए, थोड़ा उनकी बातों को सुनना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए जो कि वो खुश हो जाए, थोड़ा बहुत थोड़ी देर के लिए ज्वार उत्पन्न हो रहा है ये थोड़ा बैठ जाए, इस तरीके से करना चाहिए। लेकिन वहाँ का क्या हुआ, ब्रिटेन ने सब उल्टा कर दिया, पीएम ग्रेनविले को भेजा, सब नीतियाँ उल्टी अपना दी, निरंकुशता अपना दिया, यहाँ तक आ गए। ठीक है, अब इसका आगे का परिणाम क्या निकलता है, चलिए देखते हैं आगे की वीडियो में।
ठीक है दोस्तों, अब देखो उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ, जैसे ही इतना सब कुछ हो गया, आरोपण किया, इतनी घटनाएं हुई, प्रतिक्रिया ऐसी ऐसी रही यूएसए के लोगों की, फिर उसने क्या किया, ब्रिटेन ने देखो 1765 में जो स्टाम्प एक्ट था उसको वापस ले लिया। ठीक है, और एक अधिनियम पारित कर दिया, इसका नाम है उद्घोषणा अधिनियम। उसके तहत क्या था, उसने कहा हम स्टाम्प एक्ट वापस लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम करने लगाएंगे ये वाला आंतरिक कर, ठीक है, सॉरी स्टाम्प एक्ट वाला करने लगाएंगे, उसने ये बोल दिया। ठीक है, तो यूएसए के जो लोग थे वो असंतुष्ट थे। फिर भी क्यों असंतुष्ट थे, अब एक बात याद रखना, यूएसए के लोग संतुष्ट होंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें कर से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें कर लगाने के अधिकार से प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो फिर क्या हुआ, फिर ब्रिटेन ने क्या किया, फिर आंतरिक कर को हटा दिया। उन्होंने बोला भाई अब आंतरिक कर नहीं लगेगा, ठीक है, सिर्फ बाहरी कर लगाएंगे हम। और बताओ, तो ये फिर कह दिया। लेकिन क्या हुआ, यूएसए के लोग फिर भी असंतुष्ट। उन्होंने कहा अरे भाई हमें कर से प्रॉब्लम है ही नहीं, हमें प्रॉब्लम इससे है कि तुम कर नहीं लगाओगे, बात खत्म, आपका कोई अधिकार नहीं है कर लगाने का, हमारा प्रतिनिधित्व होगा और हम उसको कर देंगे, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, सीधी सी लाइन ये बोलते थे वो। फिर ब्रिटेन ने कहा अरे भाई चलो छोड़ो सब, सिर्फ 5 मदों पर रहकर, ठीक है, और बाकी सब से हटा दो। 5 मद में तुम्हें नहीं बताना, कोई जरूरत ही नहीं है उनकी, ठीक है, सिर्फ याद रखो पहले 5 मद पे कराएंगे। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है 5 मदों पर तो रखो, बाकी सब हटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यूएसए के लोगों ने बोला बिल्कुल भी नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें हमारा प्रतिनिधित्व चाहिए और हम उसी को कर देंगे। ठीक है, असंतुष्ट फिर भी रहे। फिर ब्रिटेन ने कहा चलो ऐसा करो, सिर्फ चाय पे कर रहने दो, बाकी सब कर हटा लेते हैं। लेकिन यूएसए के लोग फिर भी असंतुष्ट, उन्होंने बोला नहीं, इस पर भी नहीं। तो फिर बहुत ज़्यादा, फिर इसके बाद क्या हुआ, इन लोगों का बहुत तीव्र होता गया, मतलब क्रांति तीव्र होती गई। यहाँ से क्रांति को तीव्र होते देखोगे, और वैसे ही आप राजा की निरंकुशता, ठीक है, निरंकुशता युक्त नीतियां देखेंगे, और इनकी भी तीव्रता देखेंगे। ठीक है, ये भी तीव्र होती चले जाएंगे। ये दोनों चीज आपको साथ साथ देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब जैसे ये चाय को छोड़ो सभी कर मतलब खत्म कर दिए, तो फिर उन्होंने फिर भी यूएसए के लोग फिर भी तीव्र होते जा रहे थे, तभी आगे चल के होती है बोस्टन टी पार्टी घटना। चलिए अब हम उसको देखते हैं। तो दोस्तों अब देखो उसके बाद क्या हुआ, जैसे उन्होंने कर सिर्फ चाय को छोड़कर सब कर हटा दिए थे, लेकिन यूएसए फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसकी क्रांति तीव्र की ओर जा रही थी और ब्रिटेन की निरंकुशता वो भी तीव्र की ओर आ रही थी। ठीक है, दोनों लोग जब तीव्र की ओर जाएंगे तो क्रांति का ज्वार ऑटोमेटिक उत्पन्न होता है। ठीक है, तो देखो फिर होता है 1773 में बोस्टन टी पार्टी घटना। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, काफ़ी सारा डिटेल बताया था, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि बोस्टन टी पार्टी ने उन्होंने बोल दिया था मैं कोई भी जहाज़ नहीं उतरने दूंगा यूएसए के बंदरगाह पे। जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के नेता थे, जैसे फ्रैंकलिन बेंजामिन है, ऐसे कई और भी सारे नेता थे, उन्होंने मना कर दिया नहीं उतरने दूंगा। लेकिन बोस्टन नाम के बंदरगाह पर एक ब्रिटेन के ही जो शासक था वहाँ पे, उन्होंने बोल दिया चलो देखता हूँ मैं, तुम उतरवाओ। तो उन्होंने उतरवाया, तो वहाँ के जो अमेरिका के लोग थे वो मजदूर बन के घुस गए थे, और जो इतनी भी पेटी थी वो समुद्र में डाल दी थी। समुद्र में ऐसे पेटियों को तैरते हुए देख उसी घटना को नाम दिया गया बोस्टन टी पार्टी की घटना। क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, देखो इसी के बाद जस्ट इंग्लैंड जो था वो दमनात्मक नीतियों की तरफ मुड़ गया और तीव्र करता गया। तो फिर क्या हुआ, यूएसए के लोगों ने फर्स्ट कॉन्टिनेंटल सभा बुलाई, समझ के चलना, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल सभा यूएसए ने। ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसने बोला 1 साल के अंदर सभी नीतियां, जो पिछली जो जितनी भी दमनात्मक नीतियां हैं सभी आप कैंसिल कर दीजिए, वापस ले लीजिए, तो आप ठीक रहेंगे। लेकिन सरकार ने क्या किया, उसका उल्टा करा, तीव्र और करी, जितनी भी दमनात्मक नीतियां थी उनको और तेज किया, नए नए प्रकार की दमनात्मक नीतियां लेके आया। बल्कि यही नहीं, जनरल गेज को भेजा कि जितनी भी दमनात्मक नीतियां हैं जिस तरीके से इनका दमन कर सको आप करो, जो भी तुम्हें रास्ता अपनाना पड़े दमन करो इनका। जब इतना देखा भाई, तो फिर एक घटना हुई लैंगस्टन की घटना, जिसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए यूएसए के। ठीक है, जब इतना कुछ हो जाता है तो बस आग तो लगी हुई थी, बारूद तो चढ़ा हुआ था, ज़रूरत थी एक छोटी सी चिंगारी की, तो चिंगारी दे दी इस लैंगस्टन की घटना ने। ठीक है, चिंगारी लगाने वाला था जनरल गेज। क्लियर। तभी यूएसए के लोगों ने दूसरी कॉन्टिनेंटल सभा बुलाई, यानी सेकंड कॉन्टिनेंटल सभा। इसमें उन्होंने बोला भाई अब बहुत हुआ, पानी सर के ऊपर चढ़ गया, अब ऐसा करो आज़ादी के युद्ध की घोषणा कर देते हैं। तो फिर क्या हुआ, यूएसए के जितने भी लोग थे उन्होंने अमेरिकी आज़ादी युद्ध की घोषणा कर दी सेकंड कॉन्टिनेंटल में। ठीक है, तो ये जो युद्ध चला वो चला 1776 से लेके 1783 तक युद्ध चला। किस किस में, अमेरिकन वर्सेस
इंग्लैंड, ठीक है। और पेरिस की संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ और यूएसए का जन्म हुआ। यूएसए का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी जितने भी राज्य थे उनको संयुक्त करके बना दिया गया अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो दोस्तों अगर इतना वीडियो सारे की सारी, मुझे लगता है कि सारी की सारी चीज़ समझ में आई होंगी आपको। वो ओवरऑल था, ये फैक्चुअल था पूरा का पूरा क्रांति, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचा है अमेरिका क्रांति में, वो है संविधान, ठीक है। संविधान के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें करूंगा तो काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अब अमेरिका की क्रांति का पूरा ओवरऑल आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप्स का लिंक नीचे दे दिया जाएगा, और उसे देख के वहाँ पे बता दीजिएगा अपना डाउट। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आपको अभी थोड़ी देर में एक कोड दिया जाएगा, ठीक है, वो भी कर लीजिए। और जो भी डाउट हो सर के पास मैसेज मत करना डायरेक्ट, और जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए अजय सर को, एनसीईआरटी जिंदाबाद को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।